हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। बट क्या आपको छोटा भीम याद है? वेरी गुड। तो राजकुमारी इंदुमती भी याद ही होंगी। बस जी, आज की चर्चा का टॉपिक है राजकुमारी इंदुमती। भीम वाली नहीं, यूट्यूब वाली। जी हाँ, ये है यूट्यूब की राजकुमारी इंदुमती। इन्हें रेफरेंस, एविडेंस और रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। बस जो बोल दिया सो बोल दिया, विकिपीडिया से रटकर। तो आइए सुनते हैं ये क्या क्या बोलती हैं। Can you imagine a situation where South India becomes a separate nation like Pakistan? Well, there were high possibilities for that, but one man saved us from that disaster. Hyderabad was the largest of the princely states, which included current parts of Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. But its ruler Nizam Osman Ali Khan was not ready to join with India. Letting Hyderabad to be an independent state was geographically not possible. Not only it takes away a huge part of the country, but it also separates the north from the south, which will eventually lead to losing the southern parts of the nation completely. Knowing this, Sardar Vallabhbhai Patel said an independent Hyderabad would be a cancer in the belly of India. But the then Prime Minister Nehru was not ready to take military actions, as he believed in peace and non-violence. So when Nehru was on a Europe trip, Patel, as an acting Prime Minister, ordered the Indian Army to take control of Hyderabad, and it took just 4 days for them. This is called Operation Polo, and today marks the 75th anniversary of this iconic operation. तो इस वीडियो में राजकुमारी इंदुमती ने हमें बताया कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरा पाकिस्तान बनने से बचाया और इन्होंने किस तरीके से मीर उस्मान अली खान को एक विलन दिखाया। बट मीर उस्मान अली खान इज मोर देन शी नोज। तो आइए जानते हैं मीर उस्मान अली खान के बारे में कुछ अनसुनी बातें। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे। निज़ाम कहते हैं हैदराबाद के रूलर्स को, जिस तरह इजिप्ट के रूलर्स को फ़ैरो कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 अप्रैल 1886 और उनकी डेथ हुई 24 फेब 1967. He was featured on Time magazine in 1937 as the world's richest man. Can you believe this? अब बात करते हैं उनकी वेल्थ के बारे में। इनकी प्राइवेट ट्रेजरी में 100 मिलियन यूरोज के गोल्ड और सिल्वर के बुलियंस थे, 4 मिलियन यूरोस के हीरे जवाहरात थे और जैकब डायमंड, जिसकी वर्थ है 50 मिलियन यूरोस और वो भी 2008 में। अब तो पता नहीं क्या होगी। वो इसको एज अ पेपर वेट यूज़ करते थे, यानी पेपर उड़ने से रोकने के लिए जो उस पर कोई चीज़ रखी जाती है उसे पेपर वेट बोलते हैं। और मीर उस्मान अली खान जैकब्स डायमंड वो पेपर वेट यूज करते थे। बेटी, वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। He ruled 37 years in हैदराबाद और उनके इस 37 years में हैदराबाद was the largest princely state in British India. He developed roads, hospitals and even airports at that time in हैदराबाद। अब बात करते हैं इनके एरिया में डेवलपमेंट की। इन्होंने अपने एरिया में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, 2 रिजर्वायर्स, ओस्मान सागर, हिमायत सागर एंड 1 निज़ाम सागर डैम इन 1923 ऑन मंजीरा रिवर तेलंगाना में डेवलप कराया। इनफैक्ट जो आज निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है हैदराबाद में, वो भी इन्होंने ही गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया फॉर 1 रुपीज़ पर मंथ। एंड इन्होंने 1400 एकर्स ऑफ हिज पर्सनल एस्टेट डोनेट किया विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट को। इनकी इनकम का 11% एजुकेशन पर खर्च होता था और इनकी जो टोटल वर्थ थी, यानी कि जो नेट इनकम थी, वो यूएस जीडीपी की 2% थी। हिंदू टेम्पल्स को भी डोनेशंस दिए हैं। इन्होंने 82,825 डोनेटेड टू यादिरी गुप्ता टेम्पल एट बेहंगीर एंड 30,000 टू सीतारामचंद्र स्वामी टेम्पल एट भद्रासलम, 8,000 टू तिरुपति बालाजी टेम्पल, 50,000 टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सीताराम बागन टेम्पल
1 lakh Hyderabadi rupees to construction of 1000 pillars temple, provided yearly grants to Golden Temple. इन्होंने 1000 रुपीज़ पर मंथ डोनेट किया उस इंस्टीट्यूट को जो महाभारत को कंपाइल कर रहे थे, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। एंड इन्होंने 50,000 रुपीज़ उस इंस्टीट्यूट को कंस्ट्रक्शन के लिए भी डोनेट किए थे। इन्होंने 5000 kg गोल्ड डोनेट किया इंडियन आर्मी को जब वॉर हो रही थी 1965 में, इंडो चाइना वॉर, उस वक्त, जिसकी कीमत थी 1500 करोड़। इन्होंने डोनेट किया 1 मिलियन रुपीज़ टू BHU, 5 लाख रुपीज़ टू AMU, 3 लाख रुपीज़ टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड साइंसेज। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद को भी काफ़ी डोनेशंस दी हैं। और 1920 में जब अजंता एलोरा केव्स का रिस्टोरेशन का काम हुआ तो वो भी इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया। तो ये थी आपके सामने मीर उस्मान अली ख़ान की एक छोटी सी झलक। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितने सेक्युलर पर्सनैलिटी थे। और जहाँ तक बात रही इनके ऑपरेशन पोलो की, जो राजकुमार इंदुमती ने अपनी वीडियो में बताया, तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अब देखते हैं राजकुमारी इंदुमती की अगली वीडियो। A king from Gujarat called Rana Veer Singh was constructing a magnificent well to deal with the water shortage in his kingdom. But before he could complete that, his kingdom was attacked by Muhammad Begda, the ruler of his neighboring kingdom. Rana Veer Singh was killed in this battle and his wife wanted to perform sati. But Muhammad Begda wanted to marry that queen and she agreed to that. But on one condition, she wanted Muhammad Begda to complete the construction of that well before marriage. Muhammad Begda agreed for this and he completed the step well in a record time. Then he reminded the queen about her promise to marry him. Now that queen orbited the step well with prayers and jumped into the well and killed herself. All she wanted was to finish the construction of that step well so that the people in her kingdom can live without water scarcity. Now this is the story of the Adalat step well in Gujarat. तो इस वीडियो में राजकुमारी इंदुमती कह रही हैं कि राजा वीर सिंह को हराने के बाद मोहम्मद बेगदा ने उनकी रानी से शादी करनी चाहिए, जबकि उनकी रानी ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी और आप कुएं का कंस्ट्रक्शन पूरा करवा दीजिए। एज सिंपल एज दैट। और उन्होंने कुएं का कंस्ट्रक्शन पूरा करा भी दिया, बट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम एज इट्स हर चॉइस। ओके, बट सवाल ये पैदा होता है जब उनके गांव में पानी की स्कार्सिटी थी और उन्होंने कुएं में कूद के अपनी जान दी, तो वो पानी पोल्यूट नहीं हो गया? और जब वो पानी पोल्यूट हो गया तो उसे पिएगा कौन? तो इस कुएं को बनवाने का फ़ायदा क्या हुआ?